नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। हाईवे को ब्लॉक रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सड़कों को हमेशा ब्लॉक नहीं किया जा सकता। समस्याओं का समाधान न्यायिक मंच है, आंदोलन या संसदीय बहस के जरिए हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हो गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त होकर कहा है कि सड़कों को हमेशा ब्लॉक नहीं किया जा सकता है, आंदोलन या संसदीय बहस के जरिए हो सकता है। न्यायिक मंच है और इसको सुलझाया जा सकता है न्यायिक मंच के जरिए। हाईवे को कैसे ब्लॉक किया जा सकता है और यह हमेशा से हो रहा है और सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं कि आखिरकार ये कब खत्म होगा। तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आपको बता दें, हाल ही में अलग अलग जगहों पर किसानों ने महापंचायत बुलाकर बंद बुलाया था, उसके बाद भारत बंद बुला दिया था, सड़कें जाम कर दिया था। और एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ब्रजेश जी, ये जो खबर सुप्रीम कोर्ट के से लिहाज से ये जो मामला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट अब तल्ख मूड में है। साफ ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सड़कों को इतना लंबे समय तक बंद नहीं रखा जा सकता है, हाईवे को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 11 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया जब किसान लगातार आंदोलनरत हैं। वो फिर चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या फिर इसके साथ ही जो दूसरे अन्य दिल्ली से जुड़े हुए बॉर्डर हैं, उनको लगातार वहां पर किसान बैठे हुए हैं, हाईवे जाम किए हुए हैं। और उस हाईवे जाम करने से आम आदमी को बेहद ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर अपना तल्ख तेवर दिखाया है और साफ तौर पर कहा है कि आखिर ये कहां का न्याय संगत है और किस तरीके कितना जायज है कि आप इस तरीके से लगातार हाईवे को जाम करके रखिए। हाईवे एक तरह से लोगों की जीवन धारा है, विकास के लिए सबसे प्रमुख जरिया है और ऐसे में अगर आप इसको जाम करेंगे तो फिर चीजें कैसे चलेंगी। साफ तौर पर कहा है कि देखिए, आपको अपनी बातों को मनवाने के दूसरे तरीके हैं। आप न्यायिक मंच के जरिए जाइए, नहीं जुडिशियल सिस्टम के जरिए आप जाइए, आप अपनी बात को मनवाइए और इसके साथ ही आप पॉलिटिकल कन्वर्सेशन कीजिए, पॉलिटिकल लोगों के साथ आप इस पर बातचीत कीजिए और मुद्दे का हल निकालिए। लेकिन ये कोई हल नहीं हो सकता कि आपने हाईवे जाम करके बैठ गए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि किसान आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है। मेन चीज ये है कि जिस तरीके से तल्ख तेवर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाए हैं, इसके बाद क्या कोई एक आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सड़कों को खाली करने का दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा होता है तो किसान आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका होगा। जो है जिस तरीके से किसान ब्रजेश, सवाल ये भी है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट काफी तल्ख नजर यहाँ पर आ रहा है तो जाहिर है कि जो किसानों की तरफ से अलग अलग जगहों पर ऐलान किए गए हैं महापंचायत के, उस पर सीधा असर जाएगा और जो राज्य सरकारें हैं उनको भी निर्देश दिए जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जाहिर बात है, बिल्कुल। और असुविधा का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए, गाजीपुर बॉर्डर में अगर आप जो है नोएडा से आप दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको घूम करके आपको एक लंबे जाम का सामना करना पड़ता, तब आप जाकर के दिल्ली जाते हैं। और इस बीच अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाती है, अगर कोई आवश्यक कार्य से कोई जा रहा है, कोई ट्रेनों को पकड़ने के लिए, कोई फ्लाइट को पकड़ने के लिए जा रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी ट्रेनें छूटती, घंटों घंटों जाम लगा रहता है। तो इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने तल्ख तेवर दिखाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि ये जायज नहीं है और इसके दूसरे फोरम हो सकते हैं। दूसरे फोरम में आपको अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप सड़कों को बंद करके रखिए। तो ये किसान आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर प्रयागराज से। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में अब 3 सेवादारों को पुलिस लाइन बुलाया गया है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए सेवादारों को बुलाया है। तीनों सेवादार मच की नैनो कार से पहुंचे हैं और सीबीआई की जांच आज 7वें दिन भी जारी रहेगी। आरोपियों से आज भी पूछताछ जारी रहेगी। पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में पूछताछ जारी है। आज भी सीबीआई अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। ये सेवादार है जिनसे पूछताछ की जाएगी, पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार जिन संदिग्ध परिस्थितियों में जब नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी तो सेवादार वहां क्या कर रहे थे, क्या कुछ वहां उन्होंने देखा अपनी आंखों से। ये तमाम कई ऐसे सवाल होंगे और वो भी सवाल जो विवादास्पद हैं उन पर भी सवाल पूछने की कोशिश करेगी
और प्रयागराज से आलोक मालवीय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, अब लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, सेवादार से आज पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? सेवादार हालांकि पूछताछ के लिए वहां पहुंच भी चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए सेवादारों से इस बारे में जानकारी ली जा रही है कि किस तरह से महाराज की बॉडी लटकी, कैसे हुआ ये पूरा हादसा, वो कहाँ थे जब हादसा हुआ। इन तीनों सेवादार जो कि उनके काफी निजी थे और पास में ही उनके रहा करते थे हमेशा, जिस वजह से इन तीनों सेवादारों से विशेष पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ ही जो महंत की मौत का मामला है उसको लेकर जो आनंद गिरी है उनको हरिद्वार ले जाया गया था, उनको भी उनके लैपटॉप मोबाइल के साथ वापस ले आया गया है और उनको भी सामने बैठाकर उनके साथ पूछताछ की जा रही है। यही नहीं, अब 4 तारीख तक का ही 3 दिनों का समय और बचा है, तो उनसे जो पूछताछ जारी रहेगी, इसको लेकर सीबीआई अपना शिकंजा कस रही है। और आज जो आनंद गिरी है उनको लेकर वो अखाड़ा भी जा सकती है और अखाड़े की जो राज है उसको खोलने का प्रयास कर सकती है। अखाड़े का भी सीसीटीवी खराब था और हरिद्वार में जो आनंद गिरी का मठ है, आश्रम है, उसका भी पूरा डीवीआर गायब था। तो इन सब कड़ियों को जोड़ने का प्रयास सीबीआई कर रही है और इसी के तहत 3 सेवादारों को लेकर सीबीआई पुलिस लाइन लाई है, बुलाया उनको और उनसे पूछताछ कर रही है। आलोक, अमूमन सेवादार जो होते हैं वो हमेशा 24 घंटे साथ रहते हैं, नरेंद्र गिरी के सेवा में तत्पर थे, तो जाहिर है पल पल की ज्यादा जानकारी सेवादारों को थी। वही बता सकते हैं कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन उनका मूड कैसा था, उन्होंने क्या कुछ किया था, वो कहाँ गए थे और अतिथि गृह में क्यों गए थे, अगर उनको आराम ही करना था तो अपने कमरे में क्यों नहीं गए। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिससे बहुत कुछ खुलासा हो सकता है और सेवादार बहुत कुछ बता सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुबह 9 बजे का समय था जब महाराज नरेंद्र गिरी ने बैठकर अपना मठ में चाय पी थी और उनके जो साथी हैं, जो लोग आते थे दर्शन करने के लिए, उनके साथ उन्होंने चाय का पान किया है। चाय पीने के बाद वह अपने कक्ष में चले गए हैं। कक्ष में चले जाने के बाद उन्होंने सेवादारों से यह बात जरूर कही थी कि आज दोपहर की 3 बजे की चाय वो नहीं पिएंगे। इस बात को भी सेवादारों ने बताया है। इसके बाद जो अन्य चीजें हैं उन पर कड़ियों को जोड़ने का प्रयास सीबीआई करेगी। इसी के तहत तीनों सेवादारों को आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के सामने बैठाकर पूछताछ करेगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि जो रिमांड की अवधि है वो समाप्त होने वाली है, इसलिए जल्द से जल्द जो सीबीआई है वो इन पूरी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इनकी कड़ियों को जोड़ा जाए और जो आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी है उन्हें वापस जेल में भेजा जाए। इससे पहले सारा काम कर लेना चाहती है। इसके साथ ही 5 तारीख को पट्टाभिषेक भी है बलबीर गिरी का, इसकी भी तैयारी मठ में चल रही है। 1600 संस्कार होगा महाराज नरेंद्र गिरी का, उसके साथ ही पट्टाभिषेक होगा। तो सीबीआई चाहती है कि इन सारी घटनाक्रमों से पहले ये जो मर्डर मिस्ट्री है इसको पूरी तरह से खोल लिया जाए और पूरे विश्व के सामने इस मर्डर मिस्ट्री को लाया जाए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज जो 3 सेवादार हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बढ़ते आगे, लखनऊ से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, धर्मांतरण के शिकार मौलाना के खिलाफ गवाही देंगे। कलीम सिद्दीकी के खिलाफ एटीएस ने कई सबूत जुटाए हैं। एटीएस जुटा रहा है मौलाना के करीबियों से जानकारी। मौलाना के खिलाफ कई लोग गवाही देने को तैयार हो गए हैं। मौलाना कलीम के मोबाइल से एटीएस ने कई जानकारियां हासिल की है और ये कहा जा रहा है कि जो मौलाना कलीम के जो करीबी थे वो कई जानकारी दे सकते हैं एटीएस को। तो आपको बता दें एटीएस ने बड़ा खुलासा किया था कि किस तरह से मौलाना कलीम धर्मांतरण का काम करते थे और हवाला के जरिए पैसा आता था विदेशों से, और अब मोबाइल से एटीएस कई जानकारियां हासिल कर चुकी है और माना जा रहा है कि जो करीबी हैं मौलाना कलीम के वो कई खुलासे कर सकते हैं। तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से लाइव। नीलेश, ये जो धर्मांतरण का मामला है उसमें जो करीबी है मौलाना कलीम के वो कई बड़े खुलासे कर सकते हैं क्योंकि एटीएस उनसे भी जानकारी हासिल करने में लगी हुई है। प्रकाश में आया था उसके बाद यूपी एटीएस लगातार पड़ताल कर रही है। अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब 14 लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मौलाना कलीम की अगर बात की जाए तो मौलाना कलीम को गिरफ्तार करने के बाद यूपी एटीएस ने उनको 10 दिन के कस्टडी रिमांड पर लिया था और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में तमाम बड़े और अहम खुलासे हुए हैं। जिस तरीके से विदेशों से हवाला के जरिए मौलाना कलीम के ट्रस्टों में पैसा भेजा जा रहा था, फंडिंग की जा रही थी, जिसकी रकम करीब अभी तक 57 करोड़ रुपए निकलकर सामने आई है। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से जब दस्तावेज
एटीएस ने मांगे और ट्रस्ट ने करीब 20 करोड़ रुपए के जो दस्तावेज थे, उसका लेन देन था, ब्यौरा था, वो देने में असफल रहा है। जिसके बाद इस ट्रस्ट की जांच कराने के लिए विदेशों से जो फंडिंग हुई है उसकी जांच कराने के लिए ईडी को पूरी जांच सौंप दी गई है। और दूसरी ओर अगर हम देखें मौलाना कलीम को, तो कहीं ना कहीं मौलाना कलीम से जब एटीएस ने कड़ाई से पूछताछ की तो 3 नाम और निकलकर सामने आए थे। उन तीनों जी नीलेश, क्या माना जाए ये जो करीबी है हैं जिनसे एटीएस पूछताछ करने वाली है, उनसे कई और चेहरे बेनकाब होंगे और कहां-कहां और भी तार जुड़े हुए हैं, उसका भी खुलासा होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मौलाना कलीम से जब एटीएस ने पूछताछ की तो पूछताछ में 3 नाम और सामने आए जिनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की गई। तीनों को 7 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया, उनसे भी पूछताछ जारी है। अभी तक की अगर हम एटीएस की कार्रवाई को देखें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एटीएस ने जब मौलाना कलीम से पूछताछ की तो मौलाना कलीम के मोबाइल में कई अहम राज खोले हैं। मौलाना कलीम के मोबाइल से कई विदेशी नंबर मिले हैं जिसपे लगातार मौलाना बातचीत कर रहा था। उसके अलावा व्हाट्सएप मैसेज भी लगातार मौलाना विदेशों में कर रहा था, उसकी भी पड़ताल एटीएस की तरफ से की जा रही है। आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है तमाम और बड़े नाम बेनकाब होंगे। खासतौर पर अगर हम मेरठ जनपद की बात करें तो एटीएस के रडार पर तमाम संदिग्ध लोग हैं, क्योंकि लगातार मौलाना कलीम मेरठ में अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। जिस तरीके से सौरभ का प्रकरण मेरठ से सामने आया, जिसमें सौरभ ने खुद बताया कि किस तरीके से उनको अवैध धर्मांतरण का शिकार बनाया गया, पैसे का लालच दिया गया। जब वो धर्म परिवर्तन कर लेता उसके बाद उसका नाम परिवर्तित करके अरशद रखा जाता है और उसका निकाह कराया जाता है। निकाह होने के कुछ साल बाद उसके 2 बच्चे होते हैं और दोनों अभी उसके परिवार के साथ हैं। हालांकि जो सौरभ थे जिनका धर्म परिवर्तन कराने के बाद नाम अरशद रखा गया था, वो बीते 6 अगस्त को वापस हिंदू धर्म में लौट आए हैं। इसके बाद लगातार वो सरकार से एटीएस से गुहार लगा रहे हैं कि किस तरीके से उनके बच्चों को बचाया जाए, उनकी फैमिली को बचाया जाए। ये हमारे लगातार इनके जो ये मौलाना कलीम के जो गुर्गे थे, जो इनके साथ इनके सहयोगी थे, वो किस तरह से इनके इशारे पर काम करते थे? देखिए, जब मौलाना कलीम का कहीं कोई कार्यक्रम होता था, सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था, धर्म के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन होता था और उस धर्म के कार्यक्रम के नाम पर पर्दे के पीछे तमाम खेल खेले जाते थे। जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता था, नौकरी का झांसा दिया जाता था, पैसे का लालच दिया जाता था, उसके अलावा विवाह कराने का लालच दिया जाता था। इस तरीके से लोगों को गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराने का काम मौलाना कलीम की तरफ से किया जा रहा था। ऐसे इनके ऊपर लगातार आरोप लगे हैं। करीब उत्तर प्रदेश और देश की अगर हम संख्या को देखें तो करीब 4 से 5 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन का आरोप मौलाना कलीम के ऊपर है। उसके अलावा उमर गौतम का सबसे करीबी और बेहद ही महत्वपूर्ण कड़ी जो थी वो मौलाना कलीम थे, जो लगातार उमर गौतम के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे थे, जिसका पर्दाफाश एटीएस ने किया है। और लगातार इनके निशानदेही पर अभी तक की अगर हम गिरफ्तारियों की बात करें, मौलाना कलीम और उमर गौतम को छोड़ दें तो 12 और लोगों को गिरफ्तार किया गया जो इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए थे। वहीं अगर हम सूत्रों की माने तो सूत्र लगातार कह रहे हैं कि जब पूछताछ इन 14 लोगों से हुई है तो तमाम ऐसे नाम निकलकर सामने आए हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। अब वो एटीएस की तरफ से गवाह बनेंगे कि किस तरीके से उनको लालच दिया गया और पैसे का लालच देकर, नौकरी का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। उसके बाद लगातार उनके संपर्क में रहा गया और उनके ऊपर दबाव डाला गया कि कुछ और लोगों को इस्लाम के साथ जोड़ा जाए। तो इन तमाम पहलुओं पर एटीएस पड़ताल कर रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ मेरठ जनपद की अगर बात करें, अलीगढ़ की बात करें, प्रयागराज की बात करें, लखनऊ की बात कर लें, रायबरेली की बात कर लें, इन जिलों से क्या कुछ और नाम निकलकर सामने आएंगे, क्या कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इस पर फिलहाल अभी संशय बना हुआ है। यूपी एटीएस लगातार पड़ताल कर रही है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार लगातार मीडिया को संबोधित करते हैं और बता रहे हैं कि एटीएस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है। फिलहाल की अगर हम कार्रवाई को देखें तो कहीं ना कहीं यूपी एटीएस ने एक बड़े खेल का भंडाफोड़ किया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको हम फिर से ले जाएंगे जब अखिलेश बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनका प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कार्यक्रम तो शुरू हो गया है, हालांकि अभी संवाद उन्होंने शुरू नहीं किया है, तो वापस हम लौट कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे डेंगू के कहर की। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना की मार से लगातार लोग परेशान थे। अब जब कोरोना से लोग उभरे हैं तो यहाँ पर डेंगू लोगों को परेशान कर रहा है। दरअसल प्रदेश में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इससे लोग परेशान हो रहे हैं। अस्पतालों में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं और
टेस्ट रिपोर्ट जो सामने आ रहे हैं वो कई बार चौंकाने वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि डेंगू से बचने के लिए एहतियात भी जरूरी है। आपका जो आसपास का इलाका है उसे साफ रखें, अपने घर में और आसपास के इलाके में मच्छर को पनपने ना दें। साफ पानी में भी डेंगू के मच्छर पनपते हैं, तो घर में अगर 1 चम्मच भी पानी अगर आपने स्टोर करके रखा है तो आपको इससे सावधान रहना होगा, क्योंकि डेंगू के मच्छर 1 चम्मच साफ पानी में भी पनपते हैं। अगर मच्छर पनपा तो जाहिर तौर पर आप सुरक्षित नहीं हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि जैसे ही आपको बुखार आए, आपको उल्टी हो, आपके शरीर पर चकत्ते हो या फिर रैशेज आते हैं, तो आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क कराना चाहिए। और हरदोई में भी डेंगू के 7 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 177 मरीजों की टेस्टिंग में 7 नए मरीज मिले हैं। जिला अस्पताल में संक्रामक बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेंगू मलेरिया को लेकर जिले में लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं सीएमओ ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार टेस्ट करा रहा है और डेंगू मलेरिया के मरीजों को अलग अलग वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। जो मलेरिया के मरीज हैं या फिर जो डेंगू के मरीज हैं, उन्हें अलग अलग वार्ड में शिफ्ट किया गया है। और नए जो मामले हैं वो 7 और सामने आए हैं डेंगू के। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है और इन सुविधाओं के बावजूद भी लोगों में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, जो चौंकाने वाले मामले हैं। हालांकि सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि कोई भी कोताही बरतना नहीं है, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जो भी उचित व्यवस्था है वो स्वास्थ्य विभाग को करना होगा। तो 7 और नए मरीज डेंगू के सामने आए हैं, जो चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से साफ सफाई का काम भी चल रहा है और उसके बावजूद भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। खबर नोएडा से, सुपरटेक एमराल्ड को ट्विन टावर का मामला है। सोमवार तक मुख्यमंत्री को जांच रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी की टीम। फाइनल रिपोर्ट के लिए लखनऊ में प्राधिकरण, एसीईओ नियोजन विभाग के अधिकारी भी लखनऊ में हैं। अंतिम रिपोर्ट से दोषियों के नाम का खुलासा होगा। सीएम ने सोमवार तक हर हाल में रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि ये जो ट्विन टावर का मामला है, इसमें नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था ट्विन टावर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे ध्वस्त करने के आदेश दिए थे और एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची थी नोएडा इसकी जांच के लिए। एसआईटी की टीम ने जांच रिपोर्ट पूरी कर ली है और अब ये रिपोर्ट सोमवार तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हर हाल में सौंप दी जाए, और अब एसआईटी ये रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप देगी। तो अब जो दोषी हैं उनका नाम भी सामने आ जाएगा। प्रभारी सीएबी पर भी शिकंजा कस सकता है। कई अधिकारियों से जवाबदेही मांगी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया है और इसी पर सरकार भी सख्त नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इसकी जांच के आदेश दिए थे, एसआईटी गठित कर दी थी और उसके बाद एसआईटी नोएडा पहुंची थी यहां पर तमाम जानकारी हासिल करने के लिए। और ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। निशांत, अब इस पूरे मामले की रिपोर्ट तो तैयार है और जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में रिपोर्ट सामने होगी। क्या कुछ इस रिपोर्ट में सामने आ सकता है और किन किन के चेहरे सामने आ सकते हैं? देखिए, बड़ी बात यह है कि सोमवार को एसआईटी टीम जो है इस मामले में, ट्विन टावर के मामले में रिपोर्ट सौंपेगी और जिसके बाद में अब कार्रवाई जो है नजदीकी समय आ चुका है। कार्रवाई गिननी तय हो चुकी है। तमाम अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें नियोजन अधिकारियों से लेकर जो आर्किटेक्ट अधिकारी रहे थे 2014 के समय पे सीएपी के पद पर तैनात रहे थे, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। जिसमें तमाम निचले अधिकारी जो हैं, इंजीनियर विभाग के अधिकारी हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो तमाम अधिकारियों की मुश्किलें अब इस समय बढ़ रही हैं और जल्द ही इसमें कार्रवाई हो सकती है, चाहे जो रिटायर्ड अधिकारी हो या फिर जो तैनात चल रहे हैं वो अधिकारी हो। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में जल्दी कार्रवाई हो सकती है। सोमवार को ये रिपोर्ट सौंपने के बाद सीएम जो है एक्शन लेंगे और कहीं ना कहीं अब जो कार्रवाई तय हो चुकी है, इसी का सहयोग करने के लिए नोएडा प्राधिकरण के भी अधिकारी इस समय नेहा शर्मा एसीओ जो है वो लखनऊ में तैनात है। उनके साथ में तमाम जो अधिकारी हैं
वो भी वहां पर नियोजन विभाग के अधिकारी वहां पर रुके हुए हैं, और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, जब जी, तक निशांत। रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती, तब तक वो वहीं पर रुके रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।